हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने गॉस थ्योरम का एक एप्लीकेशन पढ़ा था जिसमें हमने क्या किया था कि गॉस थ्योरम की हेल्प से कूलॉम का इनवर्स स्क्वायर लॉ ड्राइव किया हुआ था। अब इस लेक्चर में हम करने वाले हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन है, जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की, वो ये है कि हमें कि लीनियर वायर के कारण या लीनियर कंडक्टर के कारण या इनफाइनाइट लेंथ के किसी कंडक्टर के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला फाइंड करना है। आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम एक लीनियर वायर के कारण यहाँ पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला फाइंड करेंगे। उससे पहले हम कुछ टर्म पढ़ लेते हैं जो आगे जो डेरिवेशन होने वाले हैं उससे रिलेट करेंगे। देखते हैं, यहाँ पर हम एक टर्म पढ़ेंगे जिसको हम लिखेंगे सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये हमारे पास एक टर्म आएगा। डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म पढ़ लेंगे। इन चीज़ों को आप डेरिवेशन में ना लिखें, डेरिवेशन से अलग लिख लें। ये एक अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, इन पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी किसे कहेंगे। अगर किसी कंडक्टर के पर यूनिट लेंथ पर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अगर किसी कंडक्टर के पर यूनिट लेंथ पर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या फैल रहा है, उसको हम कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इस तरीके से, है ना, द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर, the charge per unit length of conductor is called linear charge density. Linear charge density। तो किसी भी कंडक्टर के पर यूनिट लेंथ पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसे हम कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। सपोज दैट हमारे पास कोई वायर है। अब वायर का शेप हम किस तरीके से लेते हैं, सिलेंड्रिकल होता है, जानते हैं। तो यहाँ पर हम एक वायर यानी कि सिलेंडर एज्यूम करेंगे। इस तरीके से मान लेते हैं जो कोई सिलेंडर है, और इस वायर के पर यूनिट लेंथ पर इसको हमने मान लिया पॉजिटिव चार्ज अगर दिया हुआ है तो इसकी पूरे लेंथ पे एक समान रूप से यूनिफॉर्मली क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मान लेते हैं इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, L है। यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करेंगे लैम्डा से। किससे? लैम्डा से। तो हमारे पास हो जाएगा, इधर लिख लेंगे हम, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। लैम्डा से इसको डिनोट करेंगे। इसको किस तरीके से लिख पाएंगे हम, लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। Q अपॉन L। अब से हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला आएगा, जैसे कि हमारे पास डेफिनेशन है, द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। जैसा कि देख पा रहे हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। Q क्या है, यहाँ पर चार्ज, इतना चार्ज दिया है हमने, अमाउंट ऑफ चार्ज कंडक्टर को दिया हुआ है, और L क्या है, कंडक्टर की लेंथ या वायर की लेंथ। यहाँ पर किसी वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिलेंड्रिकल वे में होगी चारों तरफ। जहाँ भी अपन माने, यहाँ अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज माने तो इस डायरेक्शन में, इधर माने तो इस डायरेक्शन में होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। तो द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब आगे देखते हैं हम, हमारे पास अगर ऐसा यूनिट लिखने आता है, जैसे बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आ जाता है कभी छोटा सा, कि लीनियर चार्ज डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या होगी, तो हमारे पास जो डेफिनेशन है और डेफिनेशन के बेस पे हमने फार्मूला लिखा हुआ है, या फार्मूले के बेस पे डेफिनेशन बनाई हुई है, द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। इस चीज़ को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, किसी भी यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टर के पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज प्रेजेंट रहता है उसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलॉम, और
लेंथ की क्या होगी, मीटर। तो कूलॉम पर मीटर जो होगा वो ऐसा यूनिट होगी हमारे लीनियर चार्ज डेंसिटी की, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, कूलॉम पर मीटर, इस तरीके से लिख सकते हैं। या मीटर ऊपर जाएगा तो कूलम मीटर इनवर्स। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा अगर हम देखें इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूले की जब बात आएगी तो हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। यहाँ पर क्यू यानी चार्ज का क्या रखेंगे हम, AT, और लेंथ का हम क्या रखेंगे, L। तो लैम्डा का हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, m है नहीं यहाँ पे तो मास m0 L T L-1 T A हो जाएगा। चार्ज का AT अपॉन में L था, तो L जब ऊपर जाएगा तो L इनवर्स लिखा जाएगा, तो इसको हम पढ़ेंगे m0 L-1 T A। तो ये तो हो गया हमारा क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब नेक्स्ट क्वांटिटी हमारे पास आती है वो है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब जहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी यूनिट लेंथ के कंडक्टर पे या किसी L लेंथ के कंडक्टर के पर यूनिट लेंथ पे जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसको हम कह रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब नेक्स्ट टर्म जो आने वाला है हमारे पास वो है हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो उसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, आइए देखिए। नेक्स्ट टर्म आ रहा है हमारे पास, जब तक आप एक काम करें, इतना नोट करें, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। सभी ने नोट कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है टर्म वो आएगा हमारे पास, सेकंड टर्म आने वाला है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या आने वाला है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अभी हमने देखा था कि किसी कंडक्टर के पर यूनिट लेंथ पे जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसको हम कह रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, डिनोट कर रहे हैं लैम्डा से। अब नेक्स्ट हमारे पास आने वाला है सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब कि द चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड, द चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब कि किसी भी कंडक्टर के पर यूनिट एरिया पे या उसके सरफेस एरिया पे जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहेगा यूनिफॉर्मली उसको हम कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करेंगे सिग्मा से। इससे करेंगे सिग्मा से। आइए देखते हैं, द चार्ज पर यूनिट, सिंपल सी डेफिनेशन है, द चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कंडक्टर, द चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। It is denoted by सिग्मा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज यानी Q सरफेस एरिया S या A से डिनोट कर सकते हैं। तो जो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा Q अपॉन A, ये बनेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी का। तो इसका ऐसा यूनिट अगर हम निकालना चाहें तो चार्ज का क्या आएगा, कूलम, और ये सरफेस एरिया का हमारे पास होता है मीटर स्क्वायर। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कूलम m-2। समझ पा रहे हैं। डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा इसका अगर हम लिखना चाहें तो देखें, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज का डायमेंशन फार्मूला अभी लिखा हुआ था
80 और एरिया का L2। अब यहाँ पर लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m है नहीं यहाँ पे तो 0, L -2 और 80। ऐसा कैसा लिखा रहेगा या TA अगर अरेंज करके लिखें तो टाइम का पहले और एरिया का सॉरी एम्पियर का बाद में। तो ये डायमेंशन फार्मूला होगा हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी का। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, डेफिनेशन के बाद अपना ऐसा यूनिट है और उसका डायमेंशन फार्मूला है। एग्जाम में ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, 1 वर्ड में भी आ जाता है व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, या राइट ऐसा यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला। तो इस तरह के सिंपल से क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड में आते हैं। अब नेक्स्ट जो टर्म आ रहा है हमारे पास वो आएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन आप खुद ही बना सकते हैं, जैसा कि अभी इनको देखा हुआ है, जहाँ पर अगर हम बात करें कि किसी कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम पर जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट कर रहे होते हैं किस चीज़ से, रो से कर रहे होते हैं। सिंबल देखा है अपन ने, रो इस तरीके से बनता है RHO रो। तो इसको हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आइए देखते हैं कैसे डिफाइन करेंगे इसको। थर्ड आएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर इसको डिफाइन किया था चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ कंडक्टर। यहाँ लिखेंगे हम द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इसको डिनोट किस चीज़ से करेंगे हम, जैसा कि अभी बताया था, इट इज डिनोटेड बाय रो। किस चीज़ से करेंगे, रो से। तो हमारे पास का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रो इज इक्वल टू Q/V, मतलब कि द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, देख पा रहे हैं आप, इसका क्या होगा, कूलम। इसका क्या होगा, वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब। क्या होता है, मीटर क्यूब। इसी को लिख सकते हैं अपन कूलम मीटर क्यूब इनवर्स लिख सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, अब तो लिख सकते हैं ना। वहाँ पे पहले वाले में लीनियर चार्ज डेंसिटी था तो केवल लेंथ रखा हुआ था, यहाँ पर मीटर स्क्वायर रखा हुआ है। सिंपली चार्ज का क्या होगा 80, यहाँ पे मास है नहीं तो 0, L3 -3 और 80। समझ पा रहे हैं, इसका हम कूलाम का 80 रखेंगे, अपन में मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, ऊपर जाएगा तो माइनस का मीटर, मतलब कि माइनस का L3। तो ये थे हमारे पास सिंपल से टर्म हमने पढ़े हुए हैं। जो गॉसियन सरफेस हम लेंगे उससे रिलेटेड टर्म पढ़ेंगे हम। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हम एक सरफेस ले रहे हैं जिसका सरफेस एरिया क्या है, मान लो ये सरफेस है, इसका सरफेस एरिया मान लो A है और इस पर हम चार्ज देते हैं तो इस पर यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर Q चार्ज जो है वो A सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए इसकी फॉर्मूला क्या बन रहा है, Q/A। इसके पिछले वाले में क्या हो रहा था, पर यूनिट लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तो उसे अपन Q/L यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कह रहे थे। और जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, कंडक्टर कोई ऐसा है कि जिसकी वॉल्यूम हम ले रहे हैं, मान लो कोई क्यूबिकल कंडक्टर हमने ले लिया हुआ है,
इस तरीके से अगर इसको हम बना लें, मान लें कि हमने कोई क्यूबिकल कंडक्टर लिया हुआ है, इसमें लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी और हाइट भी होगी इस तरीके से, और इस पर हम चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो इसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज जा रहा है, मान लो क्यू चार्ज अगर जा रहा है पर यूनिट वॉल्यूम में है और इसका वॉल्यूम है v, तो इसको हम कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय रो। ध्यान रखना किस चीज़ से किसको डिनोट कर रहे हैं, इसको सिग्मा से कर रहे थे, उसके पहले लैम्डा से कर रहे थे लीनियर चार्ज डेंसिटी को, और इसको हम कर रहे हैं रो से। तो इसका सिंपल था फॉर्मूला अपने पास आ रहा है Q अपॉन V। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, नोट डाउन। तो अभी हमने एक सिंपल सी टर्म पढ़े जिसमें हमने पढ़ा लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब आगे हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं गॉस थ्योरम की एक एप्लीकेशन है जिसमें हम इनफाइनाइट लेंथ के कंडक्टर या लीनियर कंडक्टर के वजह से क्या करेंगे, या सिलेंड्रिकल वायर के कारण क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से निकल के आता है। हमको ध्यान रहे कि हम यहाँ पर गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो कभी भी कोई भी गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन पढ़े तो सबसे पहले आपको गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट जरूर लिखना है। बोर्ड एग्जाम में लिखने का ये तरीका होता है कि गॉस थ्योरम की अगर एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आप गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखें और उसके बाद ड्राइव करके डेरिवेशन करके आगे डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। तो मान ले रहे हैं हम यहाँ पर कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वायर है, मतलब कोई वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, ये मान लो हमने एक वायर माना जिसकी लेंथ है L। इस L लेंथ के वायर के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी अगर इसको चार्ज किया जा रहा है तो। किसी चार्ज के अराउंड जो एरिया जनरेट होता है, जहाँ तक उसका इफेक्ट रहता है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जितना फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने एज्यूम किया, यहाँ पर हमको गॉसियन सरफेस लेना जरूरी है, और गॉसियन सरफेस मतलब कि क्लोज सरफेस जिससे होके वो पॉइंट जाए जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना और उसमें चार्ज प्रेजेंट हो, उसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। तो मान लिया हमने कि ये कोई सिलेंडर यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं, देखिएगा ज़रा, ये हमने सिलेंडर बना लेंगे, इस तरीके से। ये हमने कोई सिलेंडर एज्यूम किया, सिलेंडर तो समझते हैं आप, और ये एक एक्सिस है उसका वायर का, और ये इनफाइनाइट लेंथ का है। हम एक टर्म में बार बार बोल रहा हूँ कि इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर। इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर का मतलब चाहे हम इनफाइनाइट लेंथ प्लेन शीट की बात करें, चाहे इनफाइनाइट लेंथ के वायर की बात करें। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब ये नहीं है कि वो इतनी लेंथ का जिसकी लेंथ पता ही नहीं है, आसमान से लेकर ज़मीन तक की लेंथ को हम इनफाइनाइट लेंथ नहीं कह रहे हैं। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब ये है कि किसी कंडक्टर के पास अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं वो किसी सरफेस के, मान लो इसके करना है तो बहुत पास में हो, बहुत पास में हो, मान लो यहाँ पे है, बहुत पास में प्रेजेंट हो, तो उसको हम कह रहे होते हैं इनफाइनाइट लेंथ। मतलब कि ये कोई वायर है, पॉइंट को अगर हम यहाँ मानेंगे तो ये इसका सिरा आसानी से दिख जाएगा। अगर हम इस पॉइंट को और पास में लाएं, पास में लाते जाएं तो ये इस तरीके से खिंचता चला जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ आ गया मान लो तो ये, यहाँ आ गया तो ये, और पास में आ गया तो ये, इसकी लेंथ यहाँ पर दिखेगा नहीं, ऊपर का सिरा दिखेगा ही नहीं, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, इनफाइनाइट लेंथ। ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है बहुत पास में हो जाए किसी भी कंडक्टर के तो उसको इनफाइनाइट लेंथ का कहने लगते हैं। मान लो हम किसी मीनार या किसी बड़े खंभे को दूर से देख रहे हैं तो दूर से देखने पे हमें उसका एंड दिखाई देता है। अगर हम क्या करें, हम उसके बिल्कुल पास में पहुंच जाएं, फिर ऐसे सिर ऊपर करके उसको देखें तो वो हमको ऊपर तक दिखाई देगा, लेकिन उसका ऊपर का, सबसे ऊपर का सिरा दिखाई नहीं देगा, तो उसको हम वहाँ पे इनफाइनाइट लेंथ कह सकते हैं कि जिसका एंड ही नहीं दिख रहा है। इसलिए ये टर्म यूज किया जाता है इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब ये नहीं है कोई बहुत सारी लेंथ है ना, कि उसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है वो उस कंडक्टर के काफ़ी पास है, चार्ज के काफ़ी पास है, इसलिए उसको हम क्या कह रहे होते हैं, इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर। तो देखें जरा, मान लिया कि हमारे पास कोई सिलेंडर था, इस सिलेंडर को हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है, तो चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज मान लिया कि इस पर यूनिफॉर्मली क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब
इससे r डिस्टेंस पर, इसकी लेंथ तो l है सबको पता है, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट मान लिया P। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड लगेगी E। क्या लगेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। अब यहाँ पर ध्यान दें कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ने सरफेस, यहाँ पर कोई भी सिलेंडर हो, कि सिलेंडर जो होता है उसकी 3 डिफरेंट सरफेस बन रही होती हैं। जहाँ पर मान लो ये चौक एक सरफेस है, एक सिलेंडर है, अगर इसको हम एक सिलेंडर एज्यूम करें तो इसकी 3 सरफेस बनेगी। ये तो इसकी एक प्लेन सर्कुलर सरफेस बनेगी, इसको अगर हम माने तो ये वाली जो सरफेस है ये प्लेन सर्कुलर सरफेस बनेगी। इसको मैं नाम दे रहा हूँ S1। क्या नाम दे दिया? S1। और दूसरी प्लेन सर्कुलर सरफेस है ये, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ S2। ये सरफेस S1, ये S2। दोनों का सरफेस एरिया बराबर रहेगा सिलेंडर के अंदर, ये इस तरफ का भी और इस तरफ का भी। और बीच की जो रहती है वो रहती है कर्व सरफेस। कैसी रहती है? कर्व सरफेस। तो ये वाली जो सरफेस होगी जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, जो पॉइंट निकल रहा है, ये होगी कर्व सरफेस, और इसको हम नाम दे रहे हैं S3। तो सिलेंडर में 3 डिफरेंट सरफेस हो जाती हैं, 2 प्लेन सर्कुलर सरफेस जिनको हमने नाम दे दिया S1 S2, और तीसरी हो जाती है आपकी S3 यानी कि कर्व सरफेस। और तीनों का सरफेस एरिया अलग अलग निकल रहा होता है। मान लिया हमने कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अब एरिया वेक्टर जो होगा किसी भी सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर निकलता है आउटवर्ड। ध्यान देना आप जहाँ पे ये समझने वाली चीज़ है, डेरिवेशन का मूल है, यही चीज़ समझ में आ जाए तो सॉल्व में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिंपल सा सॉल्व है। कि जहाँ पर जो S1 और S2 सरफेस हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में S1 और S2 सरफेस जो होंगी वो पैरेलल रखी मानी जाएंगी। इस तरीके से माना गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सरफेस क्या है, इसकी पैरेलल रखी हुई है, प्लेन सर्कुलर सरफेस। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, मान लें DS1, तो ये आउटवर्ड लगेगा ऊपर की तरफ, तो जो एंगल क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 का। जब सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में, हमने फ्लक्स पढ़ा हुआ है उसमें पैरेलल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो एंगल कितने का बन रहा होता है हमारे पास? 90 का बन रहा होता है। अब जहाँ पर दूसरी सरफेस देखो, सेम आउटवर्ड इसका एरिया वेक्टर क्या रहेगा? DS2, और ये रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एंगल भी कितने का बनेगा? 90 का बनेगा, ये भी 90 का और वो भी 90 का। और इसका जो एरिया वेक्टर होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा, DS3 लगेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस एरिया, सॉरी एरिया वेक्टर के बीच, सरफेस एरिया वेक्टर के बीच कितने का एंगल बन रहा होगा? यहाँ पर एरिया एलिमेंट के बीच 0 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं सॉल्व में अपने कि जो S1 सरफेस है और S2 सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे हो गए? पैरेलल हो गए। तो इनसे लिंक फ्लक्स क्या होगा? 0 हो जाएगा। और जबकि कर्व सरफेस यानी कि बीच वाली सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे हो गई? परपेंडिकुलर हो गई, और एंगल कितने का बनेगा? 0 बनेगा। इससे लिंक फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, है ना। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना, बातों को सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखो जरा, जहाँ पर हम देखेंगे टोटल फ्लक्स, फ्लक्स वाला लेक्चर सबको पढ़ना जरूरी है। अगर फ्लक्स वाला लेक्चर नहीं पढ़ा है तो आप उसको निकाल कर यूट्यूब पर फ्लक्स वाला लेक्चर जरूर पढ़ें, तभी आपको जो आगे के डेरिवेशन समझ में आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। टोटल फ्लक्स लिंक विथ सिलेंडर, टोटल फ्लक्स देख लेते हैं हम। सिलेंडर से कितना लिंक है? जैसे सिलेंड्रिकल कंडक्टर लिख लो और सही रहेगा। सिलेंड्रिकल कंडक्टर, मान ले रहे हैं कि टोटल फ्लक्स जो लिंक है इससे वो है फाई ई। कितना है? फाई ई। और सरफेस जो आपकी DS1 है, इससे लिंक फ्लक्स मान ले रहे हैं हम फाई 1।
सेकेंड सरफेस है DS2, उससे लिंक मान ले रहे हैं हम phi2, और तीसरी सरफेस कर्व सरफेस है, उससे मान ले रहे हैं हम phi3। स्केलर है क्वांटिटी, तो उसका सम जो होगा अलग अलग सरफेस का टोटल फ्लक्स के इक्वल आ जाएगा, एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। अब इस अलग अलग सरफेस से लिंक फ्लक्स यहाँ पर हम लिखें तो किस तरीके से लिख पाएंगे, देखें आप जरा। फाई ई इज इक्वल टू, चलो पहली सरफेस से लिख लेते हैं। तो हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखा था हमने। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, एक फॉर्मूला था। तो यहाँ पर जो सरफेस एरिया माना हुआ है DS1, इसका एरिया एलिमेंट जो माना हुआ है वो लिखेंगे हम। देखें जरा कितना आएगा, इसके जगह पे रखेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ ई डी S1 पहली सरफेस के लिए, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी S2 दूसरी सरफेस के लिए, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी S3 तीसरी सरफेस के लिए। चलो अब वेक्टर रिमूव करते हैं तो क्या आता है अपने पास, कॉस थीटा, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है। फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखें ये मान ले रहे हैं हमने S1 सरफेस से लिंक है, ये हमारे S2 सरफेस से लिंक है, और ये S3 सरफेस से लिंक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम फाई ई, ये टोटल फ्लक्स है, फाई ई इज इक्वल टू, देखें ज़रा, ई डी एस कॉस थीटा कितना होता है, ई डी एस कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा कितना बन रहा है, DS1 के लिए पहली सरफेस के लिए थीटा कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, cos 90, क्यों एक स्टेप बना है फालतू में, वैसे ही थीटा की जगह 90 पुट करें, डायरेक्ट करके लिख सकते हो आप लोग। तो EDS1 cos थीटा ऐसा लिख पाएंगे। और प्लस दूसरी सरफेस के लिए भी देखें, EDS2 cos 90, दोनों प्लेन सर्कुलर सरफेस हैं, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसी हैं, आपकी पैरेलल हैं, तो एंगल कितने का क्रिएट करेंगे, 90 का क्रिएट करेंगे। और प्लस EDS3 तीसरी सरफेस के लिए, S2 के लिए था, तीसरी सरफेस के लिए लिखेंगे तो EDS3 cos 0 डिग्री। अब यहाँ पर 0 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच एंगल कितने का जा रहा है, 0 डिग्री का जा रहा है। अब सर्वविदित है कि cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इतना पूरा कितना, ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर cos 90 की वैल्यू 0 पुट करेंगे और सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे, देखना, फाई ई इज इक्वल टू, देखना ये 0 प्लस 0 प्लस इधर बचेगा हमारे पास S3 सरफेस के लिए केवल EDS3 cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, EDS3 आएगा। अब मतलब कि जो हमारे पास टोटल फ्लक्स आएगा केवल और केवल सिलेंडर की कर्व सरफेस के वजह से आएगा, सिलेंडर की कर्व सरफेस की वजह से आएगा। इसलिए हम इसको कैसा लिख पाएंगे, देखना, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ S3 सरफेस EDS3 लिख पाएंगे। अब यहाँ पर S3 क्या है, सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस, सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस। इसके आगे करते हैं। अब देखिए जब जरा पास कितना निकल कर आया है, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ S3 सरफेस के लिए EDS3। अब यहाँ पर DS3 क्या है, आपका एरिया ऑफ कर्व सरफेस क्या है, DS3 जो है यहाँ पर हम लिखें, अगर नेक्स्ट स्टेप को लिखें तो इस प्रकार लिख पाएंगे, आप देख पा रहे होंगे। E को हम बाहर निकाल के लिखेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर आएगा हमारा DS3 जो तो स्मॉल एलिमेंट है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, DS3। तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे, देखना, यहाँ पर DS3 का इंटीग्रेशन आएगा
कितना आएगा, ds3 आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x के dx क्या आता है, x आता है, तो सॉरी s3 आएगा। s3 आ गया। s3 क्या है आपका, एरिया ऑफ कर्व सरफेस, कर्व सरफेस का क्या है, एरिया है। तो एरिया ऑफ कर्व सरफेस कितना आ रहा है हमारे पास, देखें जरा, डायरेक्ट लिखते हैं लेकिन आपको समझ में आए इसलिए इतना बीच में लिख रहे हैं। तो ds3 कितना, एरिया ऑफ कर्व सरफेस, और एरिया ऑफ कर्व सरफेस क्या होगा यहाँ पे ध्यान दें, ये होता है सिलेंडर के लिए 2πrl, क्या होता है 2πrl। यहाँ पर s3 क्या है, एरिया ऑफ कर्व सरफेस, और कर्व सरफेस का सिलेंडर के लिए एरिया क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है पहले भी, एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πrl, वेयर r क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, l क्या है, लेंथ ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखें तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, देखना, ये हमारे पास phi e इज इक्वल टू, देखना e लिखा हुआ है, अब इतने पूरे का s3 रखा हुआ है तो क्या आएगा 2πrl, तो हम इसको लिख पाएंगे 2πrl। इसको हम देख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि अभी तक कोई इक्वेशन नहीं दी हमने। तो ये हमारे पास e इंटू 2πrl क्या आ गया, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब हम यहाँ पर ये गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो हम लेंगे बाय गॉस थ्योरम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे we know that by गॉस थ्योरम, देख लीजिए जरा क्या थी गॉस थ्योरम, कि किसी भी सर्कुलर सरफेस से लिंक फ्लक्स जो होता है उस सरफेस में प्रेजेंट टोटल चार्ज का 1 एप्सिलॉन टाइम्स होता है। ये हमारी गॉस थ्योरम, याद आ रहा है, कुछ देख करके नहीं आ रहा है, आना चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पर फाई इज इक्वल टू कितना हुआ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब ये वाली जो वैल्यू है इस फाई की यहाँ पुट कर देंगे हम। तो चाहे हो तो आप इसे ऐसा कर लो, समझ में नहीं आ रहा हो तो, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पर फाई ई की जगह पे हम क्या लिख देंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट या ई इंटू 2πrl। इसका RHS LHS बराबर है तो RHS भी हम क्या रख देंगे, इक्वल। तो इसको ऐसा लिख पाएंगे ई इंटू 2πrl इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लिख पाएंगे। तो अब देखो यहाँ पर ई का हमको मान निकालना है, ई की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये बाकी सबको कहाँ ले जाएंगे, हम अपॉन में ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे अपॉन में। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, ध्यान देना, Q अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट, क्या 2πrl को ले जाओ, 2πrl एप्सिलॉन नॉट, ऐसा हो जाएगा। अरेंज करके लिख लो इसको, डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ जिससे समझ में आ जाए आप लोगों को। देखो ज़रा, Q अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट पहले लिखें और RL, ऐसा करके लिख ले रहा हूँ। अब देखो, तो ये तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ ही गया है, इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। अगर हम बात करें कैसे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आप इसको देख पा रहे होगे कि जहाँ पर ये फॉर्मूला बन रहा है Q अपॉन L, ये देखो ये Q है और ये L है। तो ये Q अपॉन L एक फॉर्मूला बन रहा है, अभी देखा है हमने इसी लेक्चर में, अलग से नहीं पढ़ाया हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं लैम्डा से। तो देखें ज़रा किस प्रकार इसको लिख पाएंगे हम। देखें यहाँ पर हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L, Q अपॉन L।
तो इतने पूरे की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, ये L है और ये Q है। इतने पूरे की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, हमारा लैम्डा रख सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, देखना E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन, नीचे क्या बचा हुआ, Q अपॉन L की जगह पर तो हमने क्या रख दिया, लैम्डा रख दिया। यहाँ पर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर या इनफाइनाइट लेंथ वायर। यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जनरल वो होती है। अब इस फॉर्मूले से आप देख पा रहे हो कि E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है R के, यानी कि रेडियस के। इसका मतलब ये हुआ कि अभी डायग्राम बना हुआ था कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा सिलेंडर में, ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा एक्सिस से, ये R डिस्टेंस थी, R का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी कम होगी। जितना पॉइंट दूर होता जाएगा सरफेस से या आपके पॉजिटिव चार्ज से, फील्ड से, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। R की वैल्यू अगर कम होती है तो E की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ये इन्वर्सली है। तो ये था हमारा गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन, जिसमें हमने क्या करा, गॉस थ्योरम की हेल्प से किसी इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला फाइंड किया हुआ है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, किसी इनफाइनाइट लेंथ की प्लेन शीट के कारण क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला फाइंड करेंगे। उससे पहले आप इस वाले डेरिवेशन को, जो कि काफ़ी सिंपल सा सॉल्व है, अच्छे से करके देखें। अगर इसमें आपको कोई डाउट निकल कर आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। ठीक है, धन्यवाद।